शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है वो खबर जिसके बाद हड़कंप मच गया। चोट के निशान कैसे गई अखिलेश के भाई की जान। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व सीएम, बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव के पति, ये तस्वीर देख रहे हैं, एक समारोह की तस्वीर है। ये तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको प्रतीक को दिखाना चाहता हूं। प्रतीक आपको लाल कुर्ते में नजर आ रहे हैं। प्रतीक यादव की अचानक मौत हुई। अखिलेश यादव के पांव छुए, अपर्णा दिख रही है, अपर्णा ने भी पांव छुए। डिंपल यादव भी आपको नजर आ रही हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये एक कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव को देख रहे हैं। लेकिन प्रतीक की अचानक मौत कैसे हुई, इस बात पर सब हैरान भी हैं और सदमे में भी हैं, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अचानक क्या हुआ। प्रतीक अच्छे भले थे, बिल्कुल फिट थे, फिर क्या, कैसे, कब हो गया। प्रतीक की मौत के बाद आपको बताऊं, प्रतीक के पार्थिव शरीर को फौरन ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। ये वो तस्वीर है जब पोस्टमार्टम हाउस उनकी बॉडी को ले जाया गया। पोस्टमार्टम वहाँ पे कराएंगे। चलो। और ये अपने आप में बहुत खबर बड़ी थी, इस लिहाज से समझिए फौरन अखिलेश यादव भाई के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, फौरन अखिलेश यादव लखनऊ में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। और न सिर्फ अखिलेश यादव, सोचिए पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ में नहीं थी, वो असम में थी। फौरन जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, असम से वापस लौटी। एयरपोर्ट की तस्वीर अपर्णा यादव की देख रहे हैं आप। अपर्णा यादव के लिए भी हिला देने वाली खबर थी। अपर्णा असम में थी क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा की शपथ थी, उस वक्त वहां मौजूद थी। और जब प्रतीक की मौत हुई, उन्हें जानकारी मिली और फौरन वापस लौटी। उसके बाद अपर्णा एयरपोर्ट पर थी और इधर प्रतीक के पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर फौरन उनके निवास स्थान पर ले जाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस के जरिए पहुंचा है उनके आवास पर। और उसके फौरन बाद तब तक अपर्णा यादव भी देखिए घर पहुंची है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, अपर्णा यादव एयरपोर्ट से लखनऊ स्थित उस आवास में पहुंची। और फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर आवास पर रखा गया था। तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव से मिलते हुए उन्हें ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, और उसके बाद अपर्णा योगी आदित्यनाथ को बाहर तक छोड़ने के लिए पहुंची। अखिलेश के भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति की मौत से हड़कंप मचा है। सियासत से लेकर आम लोग तक सदमे में हैं। अब क्या काम है, क्या गया, मेरी बहन का घर उजड़ गया, अब क्या कहा जाए। मेरी बहन छोटी सी उम्र में, उसे ये दुख देखने को मिला है। सवाल उठ रहे हैं कि फिटनेस प्रेमी और जिम के धुरंधर प्रतीक यादव की अचानक मौत कैसे हो गई। मैंने जानकारी करी तो डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है कि उनके शरीर में पॉइजन हो और उनके शरीर पर चोट के निशान थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान भी मिले हैं। इसके बाद यह सवाल और गहरा गया है कि महज 38 साल में कैसे चली गई अखिलेश के भाई की जान। क्या उनकी मौत सिर्फ बीमारी की वजह से हुई है या फिर मौत के पीछे कोई और मिस्ट्री है? बात शक की नहीं है। उम्र को देखते हुए शक तो पैदा होता ही है। इस उम्र में किसी का निधन होना और ये बहुत बड़ी बात है। कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी कि अचानक जो है मौत आ जाए। अब भैया अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे उनकी मौत हुई अचानक, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं आखिर क्या हुआ था। तो देखिए, खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। अखिलेश यादव के भाई की अचानक मौत से लोगों को हड़कंप भी मचा है और लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं क्या हो गया। जब प्रतीक की मौत हुई तब पत्नी अपर्णा उस वक्त असम में थी। पति की मौत की खबर मिलते ही फौरन लखनऊ पहुंची है। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर देखते ही अपर्णा रो पड़ी। सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक की मौत से सन्न थी वो। जो प्रतीक बड़े फिटनेस प्रेमी थे, जिम जाते थे और जिम चलाते थे, उनकी अचानक मौत कैसे हुई? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? लोग ये सवाल करने लगे। कहा जा रहा है कि प्रतीक आज सुबह किचन में बेहोश होकर गिरे थे। उन्हें फौरन लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया और तब तक प्रतीक की धड़कनें थम चुकी थीं, पल्स पूरी तरह डाउन थी। यानी अस्पताल ले जाने से पहले ही अखिलेश के भाई की मौत हो चुकी थी। 30 अप्रैल को भी उन्हें लखनऊ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन बाद थोड़ा आराम मिला तो वो बिना छुट्टी लिए ही घर चले गए थे। सामने आया कि प्रतीक पल्मोनरी एम्बोलिज्म बीमारी की चपेट में थे। अब ये क्या होती है? इसे फेफड़ों की बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी माना जाता है। इसमें खून का जो थक्का है वो फेफड़ों की नसों को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन अचानक रुक जाता है और इसमें अचानक सांस फूलती है, सीने में तेजी से दर्द होने लगता है, अचानक तेज खांसी आती है और ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाता है। और ऐसी हालत में दिल के काम करने पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक को बीपी यानी ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतें थीं। 4 महीने पहले फेफड़े में संक्रमण की वजह से उनका ऑपरेशन भी हुआ था। और उसके बाद सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के दोस्त। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक वो अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। लंबे समय से वो बीमार थे, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां थी। उन्होंने ओबेसिटी को लेकर एक सर्जरी भी कराई थी, जो उन्होंने स्वयं मुझे बताया था। ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था काफी समय से, और फिर उसके बाद रात में ज्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर सुबह में यहाँ आया, मालूम चला तो मेरे तुन्ने मारा है, बेडरूम में गिर गए थे या कुछ था ऐसा, इस वजह से तबीयत कुछ सर्वर में कुछ ज्यादा दिक्कत हो गई, इस वजह से। तो इस खबर के बाद न सिर्फ यूपी में, लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में और जितने लोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आम लोग, सब ये जानना चाहते थे क्या हुआ। तस्वीर देख रहे हैं, अखिलेश यादव एंड फैमिली पहुंची है प्रतीक के घर। अखिलेश की गाड़ी आप देख रहे हैं, उसके पीछे डिंपल यादव पहुंची हैं और दूसरे परिवार के लोग पहुंचे। तस्वीर आप देख रहे हैं, शिवपाल यादव पहुंचे हैं और दूसरे सियासतदान, बेशक प्रतीक सियासत से नहीं जुड़े थे लेकिन अपर्णा सियासत से जुड़ी हैं। अखिलेश यादव भाई हैं, ये आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी के सुपुत्र पहुंचे हैं। अब्बास अंसारी को आप देख रहे हैं। धर्मेंद्र यादव पहुंचे हैं। भूपेंद्र चौधरी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। अब इसके बाद देखिए, सियासतदान अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ सवाल उठा रहे हैं, कुछ ढांढस बंधा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, कुछ दिन पहले मेरी प्रतीक से मुलाकात हुई थी। मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ। कभी कभी कारोबार में जो नुकसान होता है
उससे कई बार आदमी बहुत टूट जाता है। प्रतीक की मौत पर हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। सीएम ने कहा, अपर्णा के आवास पर जाकर उनके पति प्रतीक यादव को अंतिम श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने सीएम को देखते ही अपर्णा फपक कर रो पड़ी। उस वक्त योगी ने अपर्णा और उनकी बेटियों को ढांढस बंधाया है और कहा, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। रविदास मेहरोत्रा सपा के नेता हैं। उन्होंने कहा, प्रतीक की मौत संदेह के घेरे में, उनके शरीर पर चोट के निशान थे और शरीर नील भी पड़ गया था। हमारी मांग है कि मौत की जांच हो। रवि किशन कह रहे हैं, बीजेपी सांसद, प्रतीक को फिटनेस और जिम का बहुत शौक था और हम अक्सर वर्कआउट के बारे में बातें करते थे। इतनी कम उम्र में उनका निधन बेहद दर्दनाक है। अजय राय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, प्रतीक की मौत एक बहुत ही दुखद घटना है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। जियाउर रहमान बर्क सपा सांसद कह रहे हैं, हर परिवार में विवाद हो सकते हैं पर मौत को उन बातों से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। स्टालिन कह रहे हैं, प्रतीक यादव के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। प्रिय भाई अखिलेश, मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा, प्रतीक की सेहत की सूचना पहले से थी लेकिन यह पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कुछ दिन पहले मेदांता अस्पताल में भी भर्ती हुए थे और सलाह लेकर डिस्चार्ज हो गए थे। सुनिए जरा, जो आया उनके घर पहुंचा, श्रद्धांजलि दी। क्या कह रहे हैं सियासतदान? फाइनेंशियल आईडी नीचे करो भाई। जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। कानूनी मेरे ऊपर रख रहे हो रास्ता है वो हम जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे। दुखद है, कोई भी इतनी कम आयु में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो दुखदाई होती है। हमारी पूरी संवेदना है और भगवान से प्रार्थना है कि यह दुख सहने की उनके परिवार को, समर्थकों को शक्ति प्रदान करें। जब वो अस्पताल पहुंचे थे तो उससे पहले उनकी मौत हो चुकी थी। मैंने जानकारी करी तो डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है कि उनके शरीर में पॉइजन हो और उनके शरीर पर चोट के निशान थे। तो उन्होंने कहा, ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध मौत है। तो हमने कहा, उनकी मौत कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा, हो सकता है कि उनको पॉइजन भी दिया गया हो। उनके मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, सारी चीजें सामने आ जाएं। और एक नौजवान व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया, बहुत ही दुखद है। दरअसल प्रतीक की मौत अचानक हुई, इसलिए प्रतीक की मौत पर सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों के जहन और दिलो दिमाग में भी ढेरों सवाल हैं कि क्या हो गया एक इतना फिट शख्स जिसकी अचानक मौत हो गई। अब देखिए जरा, ये वो घर है, मैं आपको दिखाऊं। इसी घर में रहते थे प्रतीक यादव और अपर्णा यादव। ये मुलायम सिंह यादव का आवास भी था, नेम प्लेट पर मुलायम सिंह यादव का भी नाम लिखा है। और उसके बाद देखिए, इस घर में पहुंचे प्रतीक। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं। इस घर में, प्रतीक के घर में पुलिस पहुंची है। पुलिस आगे की जांच के लिए पहुंची है प्रतीक के घर। लेकिन प्रतीक की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। एनडीटीवी के पास वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में लिखा है चोटें भी हैं कुल 6। एक हिस्से में देखिए मौत की वजह, दूसरी तरफ आप देखिए ये भी लिखा है फेफड़ों में खून का थक्का जमने से हार्ट फेल हुआ। चोट 1, 2, 3 करीब 5 से 7 दिन पुरानी है। चोट 4, 5, 6 करीब 1 दिन पुरानी है। यानी अलग अलग तरह की चोट भी थी प्रतीक को। अब आपको बताऊं कि पोस्टमार्टम की डिटेल्ड रिपोर्ट जो आई है वो क्या कहती है। देखिए जरा, प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रतीक की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय गति रुकने से हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक फेफड़ों में बड़ी मात्रा में खून के थक्के जम गए थे। नसों में खून का थक्का जमने से फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। फेफड़ों ने काम करना बंद किया तो खून का प्रवाह और सांस थमने लगी और इसकी वजह से उनके दिल पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया, जिससे महज कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। हार्ट और फेफड़ों से मिले खून के थक्कों को सुरक्षित रखा गया है। दिल समेत शरीर के कई अंदरूनी अंगों को भी सहेज कर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर दूसरी केमिकल जांच भी की जा सके। इससे यह जांच हो सकेगी कि मौत की वजह कहीं कुछ और तो नहीं थी। कल कोई सवाल उठाए मौत के कारणों पर
तो विसरा रखा गया सुरक्षित ताकि आगे की जांच हो सके। पोस्टमार्टम के दौरान प्रतीक के पैरों में भी सूजन मिली है। इसके अलावा उनके शरीर पर चोट के 6 निशान मिले हैं। प्रतीक के सीने पर चोट के निशान पाए गए हैं। दाहिने हाथ के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं और दाहिने हाथ की कलाई और बाह में भी चोट के निशान हैं। रिपोर्ट में ये सभी चोटें 5 से 7 दिन पुरानी बताई गई हैं। दाहिने हाथ की कोहनी पर भी चोट का निशान पाया गया है और कहा गया है कि यह चोट करीब 2 दिन पुरानी है। मतलब प्रतीक के शरीर पर कोई चोट मौत से 24 घंटे पहले की नहीं है। प्रतीक का पोस्टमार्टम लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में किया गया और 3 डॉक्टर्स के पैनल ने प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया है और पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। सुनिए जरा मेदांता अस्पताल की डॉक्टर क्या कह रही हैं पोस्टमार्टम पर। मेरे पुराने पेशेंट थे, मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। तो इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयां रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ अब इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ पाना। और आइए अब आपको बताऊं, प्रतीक की मौत से पहले उन्होंने आखिरी पोस्ट किया था। प्रतीक का आखिरी पोस्ट क्या था वो देखिए जरा। वो एडवेंचर के बहुत शौकीन थे, आप देख रहे हैं, ये उनका आखिरी पोस्ट है। दिखाई दे रहा है कि प्रतीक एक छोटे एयरक्राफ्ट में बैठे एंजॉय कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं। There we go. You got 600 feet to the floor. All right, break. And 3, 2, 1. Up we go. All right, I'm gonna rock my wing. Gonna tell. Hey, hey. Alright, I got the controls. Ace for support. All right, turn right. तो प्रतीक का ये पोस्ट आप देख रहे थे। जिस वक्त प्रतीक की मौत हुई अपर्णा नहीं थी, लेकिन प्रतीक और अपर्णा की जो शादी है, लव मैरिज थी दोनों की। 2011 में अपर्णा और प्रतीक की शादी हुई थी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त दोनों की शादी हुई थी। अब आइए आपको बताऊं कि अपर्णा प्रतीक की शादी और शादी के बाद अब तक बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, उतार चढ़ाव आए जिंदगी में। इस रिश्ते में प्रतीक और अपर्णा की जिंदगी सालों से सुर्खियों में रही है और कभी दोनों की लव स्टोरी चर्चा में रही तो कभी विवाद। दोनों की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में एक पार्टी में हुई थी। बाद में ईमेल के जरिए दोनों में बातचीत और दोस्ती बढ़ी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे और दोस्ती प्यार में बदल गई। 10 साल तक चले रिश्ते के बाद दोनों ने 2011 में सगाई कर ली और फिर उसी साल प्रतीक अपर्णा ने सैफई में धूमधाम से शादी की। इस हाई प्रोफाइल शादी में अमिताभ बच्चन समेत कई बड़े दिग्गज भी आए थे। शादी के बाद अपर्णा सियासत में सक्रिय रही और प्रतीक कारोबार में। 2022 में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई तो इस बदलाव से परिवार में मतभेद की चर्चाएं भी आने लगी। और इसी साल जनवरी में सोशल मीडिया से प्रतीक ने कई चौंकाने वाले पोस्ट किए। अगर आपको याद हो, अपर्णा को झूठी और स्वार्थी कहा, उन्हें जिंदगी को नर्क बनाने का आरोप भी उन पर लगाया। पोस्ट में प्रतीक ने अपर्णा से तलाक लेने की भी इच्छा जताई थी। हर जगह चर्चा होने लगी कि क्या अपर्णा प्रतीक का रिश्ता टूटने वाला है। लेकिन 9 दिन के अंदर प्रतीक ने अपर्णा के साथ तस्वीरें जारी की और लिखा था ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। चैंपियन वो होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं और हम चैंपियंस का परिवार हैं। कुछ दिनों पहले दोनों ने साथ में बेटी का बर्थडे भी मनाया था और खबर है कि अपने सारे आपसी गिले शिकवे दूर कर लिए थे। लेकिन प्रतीक की अचानक मौत से रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो लोग वहां पहुंचे, जो उनके चाहने वाले थे, जो समर्थक हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं।
बहन के ऊपर ऐसा प्रकट होगा मुझे विश्वास नहीं था। मैं तो सिर्फ प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाए निष्पक्षता से। कोई उम्रदार होता है, चलो एक बार कहा जाता है कि उम्र का तगाजा है, पर इस उम्र में किसी के साथ दुखद घटना होती है तो आदमी के मन में शक का आधार तो पैदा ही होता है, कोई भी हो। मेरी बहन छोटी सी उम्र में उसे ये दुख देखने को मिला है। भगवान तुमने ऐसा क्या किया, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। मेरी बहन इतनी सोशल वर्कर जो लोगों की मदद बिना स्वार्थ के वो कर रही थी, बिना पद पर रहते हुए। इतना बढ़िया परिवार चल रहा था, ये इतना फूल सा परिवार आज ये बिखर गया। बहुत दुखद घटना है। वास्तव में वो सच्चे प्रतीक थे और बेजुबानों की सेवा भी करते थे, मैंने खुद देखा है। हम लोग के परिवार से थे, पार्टी के थे और इनको सबसे बड़ी कोई पार्टी से लेना देना नहीं था। ये अपने बिजनेसमैन थे, काम करते थे, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान थे। लेकिन जो घटना हुई, जो इनकी मृत्यु हुई, हम लोगों को बहुत दुख हुआ है। आपने प्रतीक के समर्थकों को सुना, वो उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। प्रतीक कुछ ऐसे काम भी करते थे, लेकिन प्रतीक का शौक क्या था मैं आपको बताऊं। उनको लग्जरी कारों का शौक था। ये प्रतीक की अलग अलग गाड़ियां आप देख रहे हैं। प्रतीक सियासत में नहीं आए, बेशक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई थे, लेकिन उन्हें एडवेंचर का शौक था। इस तरह की गाड़ियों के बहुत शौकीन थे वो। और इसके अलावा प्रतीक एक और शौक भी रखते थे, आपको दिखाऊं। प्रतीक का एक और शौक था, वो था फिटनेस, जिम का। कई जिम भी चलाते थे वो। दौरान की तस्वीरें हैं। प्रतीक जब अपने फिटनेस क्लब में, अपने जिम में एक्सरसाइज करते थे, वीडियोस बनाते थे और लोगों को जागरूक भी करते थे सेहत के प्रति। और इसके साथ साथ बेजुबानों का भी ख्याल रखते थे प्रतीक। ये आप देख रहे हैं हाथी के बच्चे को दूध पिलाते हुए। कमल कितने बड़े हो गए हैं पहले से। और एक और तस्वीर उनकी दिखाऊं जो बताता है कितने जिंदा दिल थे, कितने निडर थे। बंजी जंपिंग करते हुए प्रतीक। तो आइए प्रतीक के ये जो दो शौक हैं इनके बारे में आपको बताऊं जो उनके दिल के बहुत करीब थे। पहला जिम, फिटनेस और लग्जरी लाइफ वाले थे प्रतीक। बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी प्रतीक सियासत से दूर थे और प्रतीक ने रियल एस्टेट और फिटनेस व्यवसाय में अपनी दुनिया बसाई। इसी को दुनिया समझते थे। वो खुद बड़े फिटनेस प्रेमी थे और जिम फिटनेस सेंटर की चेन खड़ी की उन्होंने। लखनऊ में फिटनेस प्लैनेट नाम से जिम चलाते थे, जो जिम काफी फेमस था। यहां इटली और अमेरिका के उपकरण लगे हैं और 35,000 तक फीस है। प्रतीक को जिम का शौक मुलायम सिंह यादव के एक चैलेंज की वजह से मिला है। देखिए चैलेंज क्या था। एक बार प्रतीक यादव का वजन हो गया 103 किलो और मुलायम सिंह यादव भी पहलवान कहलाते थे। पिता मुलायम ने कहा वजन कम करो, तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। और प्रतीक ने पिता का चैलेंज स्वीकार किया और जिम जाने लगे। उनका वजन 36 किलो घटा तो फिर जिम को ही मानो उन्होंने जिंदगी बना लिया। उसके बाद प्रतीक यादव को लग्जरी कारों और सुपर बाइक्स का भी काफी शौक था। उनके पास करोड़ों की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी और पोर्शे जैसी गाड़ियां थीं। साथ ही वो सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी लग्जरी कारों की तस्वीरें भी साझा करते थे। 3 अप्रैल को प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट भी साझा किया। इसमें प्रतीक यादव जेट चलाते हुए भी दिख रहे हैं। साथ ही ये पोस्ट न केवल प्रतीक के एडवेंचर को दिखाता है, ये भी बताता है कि उन्हें गाड़ियों के अलावा विमानों में भी गहरी दिलचस्पी थी। अब आपको सुनवाऊं प्रतीक जिनसे बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस की बात करते थे, वो नेता और सांसद रवि किशन है। सुनिए रवि किशन क्या कह रहे हैं। बहुत दुखद, हमारे जानने वाले 39 की एज में
जिम के शौकीन थे, हमेशा अक्सर उनसे वर्कआउट की बात होती थी हमारी। कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस था। ये उम्र में उनका जाना ये शॉकिंग रहा सब। टीचर का व्यवहार बहुत अच्छा था और इधर तो करीब 1-1.5 महीना से आए नहीं, बल्कि पहले आते थे तो 1-1.5 घंटा डेली कंटिन्यू कसरत करते थे, फिटनेस का बहुत ध्यान रखते थे और जिम के बहुत शौकीन थे। कोई बात होती थी तो तुरंत ध्यान रखते। आइए अब आपको बताऊं प्रतीक यादव के बारे में एक आखिरी और बड़ी बात। वो मुलायम सिंह यादव के बेटे जरूर थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के सुपुत्र थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुलायम सिंह यादव, प्रतीक और साधना यादव की। अब एक और अगली बात मैं बताऊं, जो बड़ी बात है कि आखिर कब मुलायम सिंह यादव और साधना की शादी हुई। ये तस्वीर देख रहे हैं प्रतीक की, वो आप साधना यादव की तस्वीर देख रहे हैं। प्रतीक मुलायम साधना गुप्ता की तस्वीर। प्रतीक मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। मुलायम की पहली पत्नी मालती थी, जिनके बेटे अखिलेश यादव। 2003 में अखिलेश की मां मालती का निधन हो गया था और इसके बाद मुलायम ने साधना को आधिकारिक तौर पर पत्नी माना। मुलायम से रिश्ते से पहले साधना की शादी फर्रुखाबाद में हुई थी और वहां के किराना व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता उनके पहले पति थे। दोनों की शादी 1986 में हुई और 1987 में प्रतीक का जन्म हुआ। हालांकि उनकी शादी सिर्फ 3 साल चली, 1990 में तलाक हो गया था। 2007 के हलफनामे में मुलायम ने साधना को पत्नी और प्रतीक को बेटा माना था। प्रतीक की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से हुई और इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम किया। फिर वो ब्रिटेन चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से एमबीए किया है। पढ़ाई करके जब वो भारत लौटे तो मुलायम चाहते थे कि वो राजनीति करें, लेकिन प्रतीक ने राजनीति से अलग रियल एस्टेट की राह चुनी है। उनकी सालाना कमाई करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। पत्नी अपर्णा यादव के साथ उनकी कुल संपत्ति करीब 23 करोड़ रुपए है और अपर्णा और प्रतीक यादव की 2 बेटियां हैं, प्रथमा और प्रतीक्षा यादव। अब सुनिए जरा प्रतीक के एक और रिश्तेदार लगे धर्मेंद्र यादव, वो क्या कह रहे हैं। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी। क्या लगा? क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टरों से राय मशवरा लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए, ऐसी उम्मीद नहीं। मुलायम सिंह यादव जी के छोटे पुत्र प्रतीक यादव जी का सिर्फ 38 साल की उम्र में देहांत हुआ है। ये काफ़ी दुखद है। इस दुख के घड़ी में हम लोग उनके परिवार के साथ हैं और पूरी जानकारी प्राप्त होगी कि आखिर कैसे उनका निधन हुआ। ये बहुत दुखद है। आइए तो अब पुलिस भी जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। लगभग इससे मोटी मोटी तस्वीर साफ हो गई है कि वो एक गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पीएम ने पेश की मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से 2 बार कह चुके हैं कि तेल कम खर्च करिए, गाड़ियों से कम निकलिए और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। ये देखिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री के काफिले की। ये दिखाने के पीछे मकसद ये है कि पीएम मोदी के काफिले में दर्जनों गाड़ियां होती हैं, लंबा चौड़ा दस्ता होता है पीएम मोदी के काफिले में, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो किया भी है। अब ये जो लंबा चौड़ा आप काफिला देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इसे छोटा कर दिया है। ये देखिए 2 से 4 गाड़ी ही पीएम मोदी के काफिले में बची हैं। अब ये आज की तस्वीर है। ये आप देख रहे हैं, ये जो सिर्फ 2 गाड़ियां जाती दिख रही हैं, पीएम मोदी की गाड़ी आगे और एक गाड़ी पीछे, यानी 2 गाड़ियां ही नजर आई हैं। छोटा काफिला पीएम मोदी ने ईंधन बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफिला कम किया है। तो न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ियों का काफिला भी छोटा हो गया है। लगभग 1 दर्जन गाड़ियां होती थी, वो काफिला बहुत हद तक छोटा कर दिया गया है। सभी ने इसमें कटौती की है। तो इसके जरिए कोशिश भी है ये संदेश देने की कि सिर्फ कह नहीं रहे, हम खुद उसका पालन भी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ियों का काफिला भी देखिए छोटा हो गया।
आइए आपको बताऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों में काफिले में कितनी गाड़ियां हैं इस वक्त और पहले कितनी थी, क्या उससे फायदा होगा। देखिए जरा, प्रधानमंत्री की ये गाड़ी जिसमें वो चलते हैं और ये उनका काफिला होता है। पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद पीएम मोदी ने बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने गाड़ियों की संख्या में 50% की कटौती करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने गाड़ियों की संख्या में 50% कम करने को कहा है, यानी उनके अपने काफिले में भी 50% गाड़ियां आधी कर दी जाएं। ये सारे निर्देश सुरक्षा मानकों से समझौते किए बिना लागू किए गए हैं। सामान्य स्थिति में प्रधानमंत्री के काफिले में 30 से 40 गाड़ियां होती हैं। एसपीजी की पायलट कार खतरे की एडवांस स्कैनिंग करती है। प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जैमर कार चलती है। एक प्रधानमंत्री की कार जैसी एक डमी कार हूबहू वैसे दिखने वाली चलती है। इमरजेंसी के लिए एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस भी साथ चलती है। एनएसजी कमांडो की गाड़ियां भी प्रधानमंत्री के काफिले में होती हैं। पीएम के काफिले में 50% गाड़ी कम होने पर 20 वाहन बचेंगे, लेकिन आज सिर्फ 2 से 4 ही दिखे। प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां रोज औसतन 50 किलोमीटर चलती हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का एवरेज होता है 4 से 5 किलोमीटर प्रति लीटर। गाड़ियां कम हुई तो रोज करीब सोचिए 250 लीटर डीजल बचने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक साल में 91,250 लीटर डीजल बचेगा और इससे एक साल में ही करीब 1 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान है। एसपीजी ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों पर अमल शुरू कर दिया है। पीएम मोदी आज कैबिनेट बैठक पर सिर्फ 4 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे। असम और गुजरात दौरे में भी उनका काफिला बहुत छोटा किया गया था। तो प्रधानमंत्री ने पहली कोशिश की है कि देश के लोगों से 2 बार कह दिया, उसकी शुरुआत खुद से की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। आदर्श रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। उन्होंने अपने भी कॉन्वॉय को छोटा किया है। कई राज्य के मुख्यमंत्री भी अपने पूरे काफिले को छोटा कर रहे हैं और कई मंत्री और सरकारी अधिकारी पूरी तरह प्रधानमंत्री की जो अपील है कि पेट्रोल डीजल बचाना है उस पर काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा कदम है जो प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। प्रधानमंत्री जी, स्थिति की गंभीरता इस तरह के सिंबलिज्म से महज खत्म नहीं होगी। आपको 2.5 महीने से ज्यादा लगा इस हकीकत को एक्नॉलेज करने में, इससे रूबरू होने में। अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं इसकी सबसे बड़ी मार मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग पे पड़ रही है। भविष्य में आने वाले काल में कोई भी दिक्कत हमारे देशवासियों को ना हो, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। ये जो अपील उन्होंने की है, ये अपील को मान्य करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला छोटा नहीं हुआ है कि ये हो कि सिर्फ दिखाने के लिए किया गया है। सारे बड़े बड़े मंत्री नंबर 2, नंबर 3 सबके काफिले छोटे हो गए। बड़ा संदेश देने का मकसद क्या है, सबसे पहले देखिए जरा। गृह मंत्री अमित शाह, इनके काफिले को आधे से भी कम कर दिया है उन्होंने। उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है जिसमें करीब दर्जन भर गाड़ियां होती हैं और अब उनके काफिले में सिर्फ 5 गाड़ियां होंगी। पूर्व अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई है। ई वाहनों को शामिल करने पर जोर दिया है उन्होंने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के काफिले में गाड़ियों की संख्या भी हाफ हो गई है, 50% कम। काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल की गई हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे के लिए अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है। वाहनों की संख्या 50% कम करने के निर्देश दे दिए। दूसरे केंद्रीय मंत्री जिसमें पीयूष गोयल शामिल हैं, सुरक्षा काफिले में कटौती की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। कैबिनेट बैठक के लिए बिना तामझाम के पहुंच रहे हैं। तो हर स्तर पर यह कोशिश हो रही है। अब सुनिए जरा इस पर सियासतदानों। आज जब देश हित के लिए प्रधानमंत्री का इतना बड़ा आह्वान हुआ है, क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या हम स्कूटर मोटरसाइकिल से नहीं चल सकते? क्या हम सब्जी लेना जाना है तो हम पैदल नहीं जा सकते? साइकिल का उपयोग नहीं कर सकते? मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर दिया है और सभी मंत्रीगणों ने भी यही निर्णय लिया है। और मैं भी आज सुबह आपने देखा होगा मेट्रो से सफर किया है और बहुत आवश्यकता पड़ेगी तो केवल एक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करें, ऐसा निर्णय लिया गया। भारतवासी जो है, हम सब तो हमेशा संचय में विश्वास करने वाले लोग रहे। हम सब लोगों को अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार के अनुरूप काम करना चाहिए। हम अपनी दिल्ली की जनता को ये अपील करते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर अग्रसर हो
दिल्ली सरकार वचनबद्ध है बेहतर सुविधा देने के लिए। देश का जब इंटरेस्ट हो तो व्यक्ति का इंटरेस्ट या किसी संस्था का इंटरेस्ट पीछे होता है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से आग्रह किया है, लोग धीरे धीरे उनके आग्रह को मान रहे हैं। तो ये तो केंद्रीय मंत्रियों की बात थी। अब देखिए ग्राउंड पर, स्टेट लेवल पर, राज्यों में किस हिसाब से लागू हो रहा है, क्या वाकई इसे लागू किया जा रहा है। एक तस्वीर देखिए, दिल्ली के मंत्री, कल मैंने दिखाया था आशीष सूद, आज कपिल मिश्रा भी मेट्रो से जा रहे थे। अब आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं, देखिए जरा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी इलेक्ट्रिक कार निकाल ली है। पेट्रोल डीजल बचाने का दूसरा तरीका है कि वो वाले वाहन से चला जाए जिसमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल ही ना हो। अब एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, बिहार लिए चलता हूं। बिहार के सीएम ने भी यही किया है। ये आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी की तस्वीर। सम्राट चौधरी ने भी इलेक्ट्रिक कार निकाल रही है। नीतीश कुमार भी सीएम के आखिरी दिनों में इस्तीफा देने से पहले इलेक्ट्रिक कार से ही चलने लगे थे। तो चारों तरफ कोशिश है, हर राज्य में दिखाई भी देना चाहिए। अगली तस्वीर देखिए जरा। उत्तराखंड के मंत्री को आप देख रहे हैं, गणेश जोशी हैं। गणेश जोशी ई बाइक से चल रहे हैं। अब किसी ने ई बाइक निकाल ली, किसी ने ई कार निकाल ली और किसी ने साइकिल निकाल ली। ये आप बिहार के औरंगाबाद के जज साहब की तस्वीर देख रहे हैं, साइकिल पर कोर्ट जा रहे हैं। कल आपको दिखाया था हाई कोर्ट के एक जज साहब भी साइकिल से पहुंचे थे। तो अब आपको बताऊं, आगे आगे सीएम, पीएम और पीछे पीछे सीएम। देखिए मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। सीएम योगी ने अपने काफिले में 50% की कटौती के निर्देश दिए हैं। मंत्रियों और अधिकारियों के काफिले में भी 50% कटौती होगी। मंत्री, सांसद, विधायक हफ्ते में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। सभी सरकारी बैठकें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वर्चुअल होगी और कंपनियों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए एडवाइजरी होगी। सीएम योगी ने हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री, दिल्ली की तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री, मंत्री न्यूनतम गाड़ियों का उपयोग करेंगे। मंत्री और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। अधिकारी, कर्मचारी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे। दिल्ली में आवश्यकता अनुसार कारपूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी विभागों में हर हफ्ते 1 दिन नो कार डे मनाया जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश देखिए जरा। मुख्यमंत्री के काफिले में अब 13 की जगह 8 गाड़ियां होंगी। मुख्यमंत्री के दौरे में गाड़ियों की रैलियां आयोजित नहीं होंगी और दूसरे मंत्री भी कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर सियासतदानों को। कोई सारे ऑस्टेरिटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का कॉन्वॉय साइज डाउन साइज होगा। नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा। स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा। हमने भी अपने मार्केट में कटौती की है। जी बिल्कुल, आने वाले समय में हम लोग ईवी पर विशेष जोर देंगे। मुख्यमंत्री उस गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के साथ भी उसको पूरा कर रहे हैं और उसको लेकर के हम सभी ने निर्देशित किया है कि हम गाड़ियां चलेंगी, जितनी आवश्यकता है उतना करेंगे। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोल लेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं।
सवाल ये उठता है कि दुनिया को ज्ञान देने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अभी तक कोई भी एक्शन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों नहीं लिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, राष्ट्रनीति करने में विश्वास नहीं रखते। देश को तकलीफ उठाने का वक्त आ चुका है, देश की जनता को, और उसको प्रधानमंत्री देशभक्ति से जोड़ दे रहे हैं। तो बीजेपी सवाल उठा रही है भगवंत मान के काफिले पर कि भगवंत मान आखिर बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले के साथ क्यों जा रहे हैं। एक तस्वीर आई जिसमें एक गाड़ी, 2, 3 आप देख रहे हैं, ये सीएम भगवंत मान का काफिला है, 3, 4 और पीछे और गाड़ियां चल रही हैं 5। एक और वजह, पंजाब के सीएम के पास बड़ी सिक्योरिटी होती है खालिस्तानी थ्रेट की वजह से भी। घर के अंदर पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं कि सीट पे वो बैठे हैं। और एक और तस्वीर अब आपको दिखाऊं। अगर बीजेपी सवाल उठा रही थी आम आदमी पार्टी के सीएम पर, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर विरोधियों ने जारी कर दी। विरोधी सवाल उठाने लगे कि उनके काफिले में भी लगभग 20-22 गाड़ियां थी। ये 5 गाड़ी, पीछे देखिए ये 6 गाड़ी, ये 7, ये 8, पीछे अभी और भी है 1 दर्जन, 9, 10, 11, 12, 13 गाड़ी और पीछे 14। लंबा चौड़ा काफिला है। 15, 16, 17 गाड़ी, पीछे एक और आ रही है 18, 19, 20 गाड़ी, 20 गाड़ियों का काफिला था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है आज सोने को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की है सोना कम खरीदें। मुसलमानों के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो भाइयों, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुसलमानों को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो। अब देखिए जरा सर्राफा बाजार में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या हालात है सोने की दुकान वालों के। पीएम के सोने न खरीदने की अपील का असर दिखने लगा है। ज्यादातर सर्राफा बाजारों में खरीदार कम नजर आ रहे हैं और उधर सरकार ने सोना चांदी के आयात पर ड्यूटी बढ़ा दी है। पहले इंपोर्ट ड्यूटी 6% थी, जिसे अब 15% कर दिया है। सरकार के इस कदम का मकसद विदेशी खरीद कम करना है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को घटाना है। अमेरिकी ईरान जंग के बीच सरकार ने फैसला लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सोना चांदी के दाम बढ़ गए हैं। सोना 9,000 और चांदी 22,000 रुपए महंगी हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 1,60,000 रुपए तक पहुंच गया है और चांदी की कीमत 2,87,000 प्रति किलो है। सोने चांदी पर ड्यूटी बढ़ने का असर सप्लाई पर भी होगा। टैक्स के झमेले और ऊंची कीमतों के कारण सोना कम आयात होगा। बाजार में सोने की सप्लाई कम होने से कीमतें और बढ़ सकती हैं। सरकार के इस फैसले से देश का व्यापार घाटा कम हो सकता है और डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिल सकती है। यह फैसला लंबे समय अवधि के लिए अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाएगा, यह कोशिश है। सुनिए जरा खरीदार क्या कह रहे हैं और कारोबारी क्या कह रहे हैं। 1-2 दिन हुआ है उसको आए हुए, तो ऐसा अभी तो फर्क नहीं पड़ा है और बस यही है कि ठीक ही रहे। हमारा भी साथ रहेगा। हम भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह कस्टमर जो आता है वो ज्वेलरी लेता है, ज्वेलरी के साथ में बुलियन मांगता है एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम मना कर देते हैं कस्टमर को, नहीं आप इन्वेस्टमेंट मत करो, खाली ज्वेलरी आपके घर में फंक्शन जितनी ज्वेलरी लेके चले जाओ। लगन चल रही है, कस्टमर आ रहा है, कस्टमर भी कंफ्यूजन में है सोना ले कि नहीं ले। इस समय तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। 2-3 दिन से मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सन्नाटा है। अभी स्टेटमेंट से कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। कस्टमर जो वॉक इन से हमारी नॉर्मल बनी हुई है और अभी भी आ रहे हैं। मरी का नौबत अगर आएगा, अभी तक कोई भी काम में ऐसा नहीं हुआ जो आज सोने का काम में जो हुआ। देखिए कोरोना के टाइम से ही हम लोग बहुत तकलीफ में थे। उसके बाद में जो 3 गुना एक सडनली थोड़ा ही दिन में सोने का भाव बढ़ गया, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हुआ तो हम लोग को। इसको खरीदना है, शादी हो कुछ भी हो तो फंक्शंस में खरीदना है तो वो तो खरीदेगा, उसकी तो नीड है ये। ठीक है, लेकिन कम कर देना चाहिए।
सोना जितनी ज़रूरत है उतना लें, ओवर भी ना लें ज़्यादा। मुझे नहीं लगता है कि हम लेडीज़ जो हैं हम लोग कुछ भी कम करने वाली हैं। आई मीन इफ़ वी हैव टू बाय वी विल बाय। वो जो है जैसे शादी ब्याह हुआ या बर्थडे बच्चों की वगैरह, मैं मेरी पोती है उसके लिए मैं आया हूँ, वो मुझे खुशी देती है। उसके लिए ना मैंने पैसे देखना है ना मोदी जी की एडवाइस देखनी है। लोग मतलब चाहे 1,40,000 का रेट हो रहा है, लेकिन नो दे विल नेवर लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। उनको होता है ना, पैसा ऐसा है जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, बचत हो रही है, इसलिए। और ये बड़ी बात ये है, हर आदमी ये सोच रहा है कि आखिर पीएम क्यों कह रहे हैं कि तेल कम इस्तेमाल करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ऐसा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से ईंधन बचाने की अपील की, साथ ही 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी सलाह दी है। इस अपील के पीछे पीएम मोदी की असली सोच क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य पूर्व से बड़े संकट के संकेत मिल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ईरान और अमेरिका की जंग फिर शुरू हो सकती है? अगर ऐसा होता है तो भारत में कच्चे तेल का आयात बाधित होगा। भारत को रूस और वेनेजुएला जैसे देशों से तेल मंगवाना होगा, जो महंगा भी होगा और भारत तक पहुंचने में ज्यादा वक्त भी लगेगा। यानी पीएम मोदी की अपील लंबे वक्त तक ऊर्जा सुरक्षा के लिए। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि जंग के इतने दिनों बाद अपील क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी है, जिसका बोझ अब तक सरकार और सरकारी तेल कंपनियां उठा रही हैं? तो क्या अब इसमें आम लोगों को भी शामिल किया जा सकता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट मंडरा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जंग से कोविड जैसे हालात पैदा हो रहे हैं? सवाल कुछ भी हो, पीएम की अपील देश हित में आर्थिक सुरक्षा के लिए की गई है। हमने यही बात एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश की। सुनिए जरा पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि भाई हमें किसी तरह से क्योंकि हमारे पास एक इंपोर्ट के अंदर क्रूड बहुत महंगा और हुआ जा रहा है, और हमारा जो रुपया है वो डॉलर के प्रति बहुत कमज़ोर हो रहा है। वो कारण उसका एक क्रूड बास्केट जिसके अंदर की क्रूड का दाम तय होता है, उसमें उसके समन्वय के लिए उसको हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा कंजम्पशन को, ताकि हम लोग उसको क्रूड को और जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उसके परचेज़ को ठीक से बनाए रखें। आज हमारे पास सोर्स नहीं है, हम लोगों को अभी अल्टरनेट नहीं है। हम ज़्यादातर पेट्रोल और डीजल पे ही अपनी ट्रांसपोर्टेशन और हमारी जो लॉजिस्टिक्स है वो सारे स्विच करते हैं। तो उसके कारण प्रधानमंत्री का सोच है कि अगर जो हम लोग थोड़ा बचा के चलेंगे तो लंबा चलेंगे, अगर जो ज़्यादा इस तरह चलेंगे तो कम चल पाएंगे। तो रहिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। खबर, सवाल सबके जहन में कि आखिर इतना पेपर लीक क्यों और कैसे हो जाता है। 30 लाख में बिका है नीट का पेपर, 30 लाख रुपए में। उसके बाद देखिए जरा, अभी हाल ये कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, गुरुग्राम की तस्वीरें हैं आज की। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, केरला से आई है। वहां रेलवे ट्रैक के आगे प्रोटेस्ट हुआ है, प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक ली। अब आपको बताऊं कि एक एक पेपर कितने कितने में बिका है, सोचिए जरा। आइए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं 30 लाख रुपए का जो पेपर बिका है। पहला पेपर, जो पहला लीक पेपर था, वो था 30 लाख रुपए का। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीट का पेपर 25 से 30 लाख रुपए में बिका। जैसे जैसे एग्जाम करीब आता गया, पेपर के दाम घटते चले गए। दावा है सबसे पहले गुरुग्राम के एक डॉक्टर से 2 भाइयों ने पेपर खरीदा। नीट का एग्जाम 3 मई को था, पेपर 26 या 27 अप्रैल को खरीदे गए और नीट के प्रश्न पत्र के लिए लगभग 30 लाख रुपए दिए गए। कुल मिलाकर एग्जाम से 1 हफ्ते पहले पेपर की कीमत थी 30 लाख रुपए। उसके बाद देखिए, दूसरी बार 15 लाख रुपए की डील हुई। जिन भाइयों ने पेपर खरीदे थे उनमें से एक ने अपने बेटे को भेजा और उसका बेटा राजस्थान के सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था। यहां से पेपर धीरे धीरे कोचिंग संस्थान और बाकी नेटवर्क में फैला। दावा है इसके बाद प्रश्न पत्र 10 से 15 लाख रुपए में बेचे गए। इस चेन के जरिए लगभग 700 से 800 छात्रों तक पेपर पहुंचाए गए। तीसरी बार पेपर बिका है, 10 लाख में डील हुई। किसी ऐप के जरिए पुणे के एक शख्स शुभम खैरनार ने पेपर बेचा। 10 लाख में पेपर खरीदने के बाद आरोपी ने उसे 15 लाख रुपए में बेचा है। दावा है कि हरियाणा के हैंडलर को पेपर 15 लाख रुपए में बेचा गया है और यह डील परीक्षा के महज 3-4 दिन पहले हुई थी। उसके बाद देखिए,
पेपर का दाम हो गया 5 लाख रुपए, फिर 5 में बिका है। 3 मई को एग्जाम था, 2 मई को भी पेपर लीक होने का दावा है। सूत्रों के अनुसार आखिरी दिन भी पेपर 5 लाख रुपए में बेचे गए। जैसे जैसे समय बीतता गया पेपर के दाम कम होते चले गए और दावा है कि एग्जाम से कुछ घंटे पहले तक भी कॉपी 30,000 में बिकी है। यह हाल था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं छात्र। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम ले लीजिए, लेकिन इस बार पेपर लीक ना हो और पेपर में कोई क्वेश्चन बोनस ना करना पड़े, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपसे गलत ना बने। मेंटल टेस्ट तो है फिर भी कि दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस टाइम जो दिया था इसमें काफ़ी टेंशन था, तो दोबारा वही टेंशन देखनी पड़ेगी, दोबारा सिलेबस करना पड़ेगा, तो उसी थोड़ी टेंशन है बस। एनटीए से एक तरह से भरोसा उठ चुका है कि लास्ट 2 ईयर से ये पेपर लीक कर रहे हैं, तो मेरी ये है कि आप अपना पूरा सिस्टम सही से कर लें, उसके बाद एग्जाम को कंडक्ट कराएं, जल्दबाजी ना करें। जब रीनीट होगा तो ऐसा लग रहा है कि लाइक टफ आएगा एंड मतलब इतना ईजी नहीं आएगा, तो लाइक जिनका लक था उन्होंने तो वो भी खो दिया। मेरे पेरेंट्स कहीं से आके खर्च करना, फिर ये सब सेंटर पे जाना, ये सब चीज़ भी तो इंक्लूडेड है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस 2000 से क्या फर्क पड़ता है। जो टेस्टिंग एजेंसी एनटीए नीट का पेपर ठीक से नहीं करवा सकती, उनको तुरंत प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। पैसे इकट्ठा करके कोचिंग नहीं कर रहे और लोग करोड़ों रुपए में पेपर बेच के देश का जो बच्चों ने साल भर में परीक्षा की तैयारी की हुई है और वो जो रद्द की है, उसके लिए शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। हम यहाँ पे अधिकार की बात करने आए। अगर हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे तो ये बातें सरकार तक पहुँचेंगी, और जब ये सरकार तक पहुँचेंगी तब सरकार की आंखें खुलेंगी। पेपर लीक होना ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नेक्सस पनप रहा है, उस नेक्सस को कोई ध्वस्त नहीं कर पा रहा है। जो भी इनमें इन्वॉल्व है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसा भविष्य में ना हो, ऐसा कोई उदाहरण सेट करना चाहिए। अब देखिए इस मामले में कई किरदारों की गिरफ्तारी हुई है जो पेपर लीक में शामिल थे। पेपर लीक से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार किया गया राजस्थान के जयपुर से। कोशिश कर रही है जो कि पेपर लीक मामले और उसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। ये कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई है, चेहरा छिपाते हुए कोर्ट के अंदर जाते हुए। नीट के बड़ी आरोपी हैं जिन्हें पर्चे लीक के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। पहले एसओजी की कस्टडी में थे और अब इन्हें चार। अब देखिए जरा कहां सीबीआई ने रेड किए, क्योंकि पेपर लीक की जांच सीबीआई कर रही है। पूरा नेटवर्क कैसे पूरे देश में फैला हुआ था। दिल्ली में रेड हुई, दिल्ली के बाद राजस्थान के सीकर और जयपुर में रेड की है, महाराष्ट्र के नासिक और पुणे में सीबीआई ने रेड डाली है। इन जगहों पर सीबीआई की रेड हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में, उत्तराखंड के देहरादून में, बिहार में पटना में और राजगीर में सीबीआई ने छापा मारा है। अब जिन किरदारों को गिरफ्तार किया गया है उनका रोल क्या था इस पूरे पेपर लीक में, देखिए। सबसे पहली तस्वीर जिस शख्स की देख रहे हैं, इसका नाम है बिवाल भाई। गुरुग्राम के बिवाल भाई हैं। डॉक्टर से 30 लाख में पेपर खरीदने का आरोप है इन पर। इन्हीं लोगों ने सीकर में प्रश्न पत्र भेजे थे। ये अगली तस्वीर देख रहे हैं राकेश मंडावरिया की। देहरादून और सीकर से जुड़े नेटवर्क की मुख्य कड़ी है। लगभग 800 छात्रों तक पेपर फैलाने का आरोप है। ये आप देख रहे हैं शुभम खैरनार को। पुणे में ऑनलाइन ऐप के जरिए पेपर खरीदा इसने। 10 लाख में खरीद कर 15 लाख रुपए में बेचने का आरोप है। अब सुनिए जरा, वो शिक्षक परेशान है जो बच्चों को तैयार करते हैं। खान सर क्या कह रहे हैं? तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं, और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दे। जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क पे न उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का ही नहीं है। सबसे पहली जांच एनटीए पे होनी चाहिए। और नीट तो रद्द हुआ, एनटीए जब तक नहीं रद्द होगा नीट बार बार रद्द ये कैंसिल होते रहेगा। इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पे कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं उड़ पाएगा वो। आप उस लड़की के जगह खड़ा होकर सोच के देखिए, जिस लड़की ने सपना देखा होगा कि मैं अपना हॉस्पिटल बनाऊंगी, ऑपरेशन थिएटर में कभी किसी का न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, किसी की जान बचाएंगे। उस लड़की को जब शादी ब्याह कर दिया जाएगा, जिंदगी भर वो अब घर में रोटी बनाओ, घर द्वार संभालो, उसकी जिंदगी आपने बिना कुछ कहे उसे आजीवन कारावास दे दिया। इन्हें लगता है कि वो एक पेपर है, बस वो लीक हो गया तो क्या हो गया। किसी की जिंदगी से खेल के चले गए सब ये एनटीए वाले। अब एक सवाल आपको बताऊं कि नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था। कई सेंटर्स पर एग्जाम भी हुए थे। 26 में लीक हो गया, लेकिन जेई का पेपर लीक नहीं होता है। क्या वजह है देखिए जरा। नीट में क्या होता है, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। यह परीक्षा पेन पेपर मोड में कराई जाती है। इसमें लाखों प्रश्न पत्रों को छापना होता है
उन्हें अलग अलग शहरों तक पहुंचाना होता है। इन सवालों को सुरक्षित रखना पड़ता है और इस दौरान ये कई लोगों के संपर्क में आते हैं जहां पेपर लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। जेईई मेंस में क्या होता है? देश की प्रमुख इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है ये। जेईई मेंस में पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। प्रश्न पत्र सुरक्षित एन्क्रिप्टेड सर्वर पर रखे जाते हैं। परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही खोले जाते हैं और इस कारण पेपर चोरी या उसे लीक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। नीट की परीक्षा पूरे देश में एक ही दिन होती है और इसके लिए एक ही प्रश्न पत्र का इस्तेमाल होता है। अगर एक जगह भी पेपर लीक हो जाए तो पूरी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। लेकिन जेईई मेंस की परीक्षा कई दिनों और कई शिफ्ट में होती है। हर शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर किसी एक केंद्र पर गड़बड़ी हो भी जाए तो उसका असर पूरी परीक्षा पर नहीं पड़ता है। नीट के लिए करीब 5000 परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं और इनमें बड़ी संख्या सामान्य स्कूलों और कॉलेजों की होती है जहां सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा मजबूत नहीं होती है। जेईई मेंस की परीक्षा सीमित जगहों पर होती है और विशेष डिजिटल परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित की जाती है। इन केंद्रों पर हाई क्वालिटी सीसीटीवी सुरक्षा होती है। बायोमेट्रिक सिस्टम, नेटवर्क मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से लागू की जाती है। सुनिए जरा वकील क्या कह रहे हैं इस मामले में। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। डिसॉल्व करके एक इंडिपेंडेंट बॉडी का चयन या तो सुप्रीम कोर्ट या यूनियन ऑफ इंडिया करे जो कि एनटीए को रिप्लेस करे। एंड सेकेंडली हमने ये भी मांगा है कि एक हाई पावर कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रिटायर्ड जजेस एंड सर्टेन अदर पीपल आर देयर टू एग्जामिन कि ऐसे इश्यूज रिपीटेडली नहीं हों। एंड हमने इसमें सबसे बड़ी कंसर्न ये भी जताई है कि इस साल ऐसा फेलियर हुआ है। हाउ डू वी इंश्योर कि नेक्स्ट एग्जाम में ये नहीं होगा। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर ये तो आईआईटी और जेईई मेंस की बात हो गई। चीन में पेपर लीक क्यों नहीं होते? चीन में भी अच्छी खासी जनसंख्या है, वहां भी एग्जाम होते होंगे मेडिकल इंजीनियरिंग के। तो आपको वजह बताता हूं। भारत में नीट पेपर लीक के बाद सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर चीन की व्यवस्था की तारीफ हो रही है क्योंकि चीन से कभी भी पेपर लीक की खबरें सामने नहीं आती। चीन की प्रतियोगी परीक्षाओं को सबसे कठिन एग्जाम में गिना जाता है, चाहे वहां की कॉलेज प्रवेश परीक्षा हो या सिविल सर्विस परीक्षा हो। चीन सभी एग्जाम की निष्पक्षता को बहुत गंभीरता से लेता है। चीन इसे अपनी साख और सरकारी विश्वसनीयता का प्रतीक मानता है। वहां पर जेल के अंदर बने स्पेशल प्रिंटिंग प्रेस पर पेपर छापे जाते हैं, यानी पेपर जेल में छपते हैं प्रिंटिंग प्रेस में। हर प्रिंटिंग वर्कशॉप में सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की तैनाती होती है। पेपर प्रिंट करने वाले लोगों के रहने के लिए अलग व्यवस्था होती है। इससे पेपर के लीक होने की आशंका पूरी तरह कम हो जाती है। पेपर प्रिंट होने के बाद हथियारबंद गार्ड इसे जगह जगह ले जाते हैं। गाड़ी के रूट को ट्रैक किया जाता है। ड्राइवर भी मिलिट्री वाले होते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद भी हर जगह के फुटेज देखे जाते हैं। पेपर तैयार करने के लिए 3 महीने पहले टीचर्स को चुना जाता है। पेपर डिजाइन करने के लिए शिक्षकों को खास जगह भेजा जाता है और सबसे पहले सभी को मिलिट्री कैंप या जेलों में भेजा जाता है और पेपर की गोपनीयता बनाए रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इस दौरान कोई भी शिक्षक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता। परिवार से संपर्क करने के लिए सिर्फ लैंडलाइन फोन होता है। इन टीचर्स को तभी सुनसान जगहों से बाहर निकाला जाता है। इस तरह से चीन में पेपर लीक नहीं हो पाता है, क्योंकि भारत में भी अगर पेपर लीक को रोकना है तो कुछ ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है। बहरहाल अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा मसाला।